Hello students, in today's sessions we are going to learn about projectile motion, which is class 11 physics, and it is a unit 4 motion in plane. So in today's sessions we are going to learn about projectile motion, time of flight, and the maximum height attained by the projectile and projectile and we are going to learn about maximum height attained by a projectile, the range of the projectile, and the time of flight. So friend, myself, Bhaktiar Khan, having 6 years of teaching experience, and I have been guiding a student from 2016 onwards. And the student who had undertook guidance from me had made it to good colleges in India and abroad, and students are already who is going to appear in class 12 taking guidance, and they are preparing for NEET and JEE as well. So friends, those students who is interested to enroll in my course can contact me through email or mobile number. So I provide both offline and online coaching. So with this note, I would like to start the sessions. So friends, in today's sessions we are going to learn about projectile motions. Let us first understand what is kinematics 2D. So it is very important to understand the kinematics. So projectile motion is basically a kinematics under two-dimensional. So let us understand a two-dimensional motion. सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई पार्टिकल है जिसका एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट एंड वाई डायरेक्शन में मूवमेंट इस तरह से है, इस तरह से आपका मूवमेंट कर रहा है. तो इस पार्टिकल्स को आप अगर नोट करोगे, ये पार्टिकल्स आप नोट करोगे, तो ये पार्टिकल आपका वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये पार्टिकल आपका एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो ऐसे पार्टिकल्स को जिसका मोशन एक्स एक्सिस में भी हो, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी हो और इन वर्टिकल डायरेक्शन भी हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स 2D मोशंस. तो इससे पहले हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, जिसमें केवल एक ही एक्सिस में पार्टिकल्स मूव कर रहा था. नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट काइनेमेटिक्स 2D, in which the particle is making motion in x as well as in y directions. So this one is x directions and this one is y directions. So y directions is like this and x directions is like this. So the particle is making two-dimensional. So two-dimensional is categorized, if we see, it is categorized under 1D plus 1D, and that 1D is basically क्या है हमारा, एक वर्टिकल मोशंस है जिसको हम लोगों ने y लिखा है वर्टिकल मोशंस, और एक हम लोगों ने लिखा है हॉरिजॉन्टल मोशन जिसको x बोलते हैं हम लोग, राइट, हॉरिजॉन्टल मोशंस. तो ये हमारा x है, ये हमारा y है. तो ऐसा पार्टिकल जो x में भी अपना मूवमेंट शो करे और y में भी मूवमेंट शो करे, तो दोज पार्टिकल्स कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर काइनेमेटिक्स 2D मोशंस. सो फ्रेंड्स, सो वी कैन से फ्रेंड्स कि काइनेमेटिक्स 2D जो है वो बेसिकली है मोशन ऑफ टू वन डायमेंशनल मोशंस. सो kinematics 2D is a motion in both vertical as well as in horizontal directions. सो अब हम लोग काइनेटिक्स 2D को समझने के बाद हम लोग समझते हैं कि इसके अंदर एक ब्रॉड कैटेगरीज है, एक ब्रॉड मोशंस है, जो एप्लीकेशन जो हम लोग काइनेटिक्स 2D का पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. तो प्रोजेक्टाइल मोशंस क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड. प्रोजेक्टाइल मोशंस जैसे कोई भी पर्सन हो, जैसे कोई भी जैवलिन थ्रोअर, जैसे कि नीरज चोपड़ा, उसने क्या किया था,
उसने इस जैवलिन को किसी एंगल से प्रोजेक्ट किया था। ये जैवलिन है, ठीक है, जैवलिन को प्रोजेक्ट किया था। तो जब उसने प्रोजेक्ट किया था तो ये जैवलिन का जो मोशन था, जो पाथ था, वो इस तरह से था, इस तरह से। तो ये जैवलिन का मोशन था, वो इस तरह से अपने पाथ को फॉलो कर रहा था। तो ये हमारा एक प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल हो सकता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि एक पार्टिकल्स जो होता है वो एक ऑब्लिक डायरेक्शंस में, ये ऑब्लिक डायरेक्शंस में अगर हम इसको थ्रो करें, ठीक है, तो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इट फॉलोज दिस कर्वीलिनियर पाथ, ठीक है। तो दिस कर्वीलिनियर पाथ इज कॉल्ड द ट्रैजेक्टरी। तो क्या हो रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या हो रहा है, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी एक्स डायरेक्शन का भी मूवमेंट मोशन हो रहा है और एक वाई डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है। तो जैवलिन थ्रो ने क्या किया, किसी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से अपने जैवलिन को थ्रो किया एंड इट फॉलोज दिस ट्रैजेक्टरी। अगर वो इस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है तो वी से दैट द मोशन इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड दैट शुड बी डन नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। आप आप दूसरा एग्जाम्पल लो अपने डे टू डे लाइफ में, जैसे कि दो बच्चे खेल रहे हैं आपस में बॉल ये जैसे एक बच्चा यहाँ पर बॉल खेल रहा है और एक दूसरा बच्चा यहाँ पर बॉल खेल रहा है एंड दे आर थ्रोइंग द बॉल in these directions. They are throwing ball in these directions. So the path followed by the ball is what? A projectile motion. तो projectile motion क्या है कि the particle is made to follow an oblique direction under the action of gravity. तो under action of gravity इसके अंदर दो both horizontal and vertical motions are taken by the particle. So that motion is basically a projectile motion. मैंने क्या बोला कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या हो रहा है कि कोई भी पार्टिकल हमारा एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वो इस तरह से पाथ को फॉलो कर रहा है, एक कर्वीलिनियर पाथ जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक पाथ, ठीक है, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो दैट मोशन इज बेसिकली अ प्रोजेक्टाइल मोशन और द पाथ जो फॉलो कर रहा है एंड दैट पाथ इज बेसिकली अ ट्रैजेक्टरी। सपोज मैं इसको नोमेनक्लेचर से अगर आपको बताऊं तो ये जो एंगल है किसी एंगल से थ्रो किया जा रहा है, ये बॉल को किसी एंगल से थ्रो किया जा रहा है, ये किसी एंगल से एक्सेप्ट किया जा रहा है बॉल को। तो ये थीटा हमारा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। और ये जो पाथ फॉलो किया जा रहा है, ये जो पाथ फॉलो हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी जो भी हमारा मोशन पाथ फॉलो हो रहा है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम लोग देखें, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अगर हम ओ लेते हैं और बी लेते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे रेंज। वो भी क्या है, हमारा रेंज। अगर हम देखें कि इस पार्टिकल्स को यहाँ पर पहुँचने में कितना समय लग रहा है, अगर हम इसको देखें कि ये जो मोशन है बिल्कुल सिमेट्री है, जितना पाथ इधर है उतना पाथ इधर है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इस बॉल को यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक पहुँचने में जितना समय लगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना समय लगा, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलेंगे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो टाइम टेकन बाय द बॉल टू फॉलो दिस पाथ, यहाँ से स्टार्ट हुआ बॉल और यहाँ एंड हुआ, तो दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली क्या होता है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन इन ए ऑब्लिक डायरेक्शन इन अ प्रोजेक्टाइल मोशंस। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। वो भी हमारा क्या होगा, रेंज हो गया। अगर हम इसका बात करें, यहाँ पर ए बी का बात करें, ये ए और डी का बात करें, ये ए डी हमारा क्या है, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल। ए इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, तो ये हमारा क्या हुआ, इस मोशंस का जितना भी प्रोजेक्टाइल का जो मोशंस है, इसको हम लोगों ने एक नोमेनक्लेचर्स बताया कि इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस बोलते हैं। ये जो पाथ फॉलो कर रहा है इसको हम लोग ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। और जो टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, फॉलोइंग ए प्रोजेक्टाइल मोशन, तो दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट where the ball started and where the ball hit, तो that is called the range। OB को हम लोग रेंज बोलेंगे कि the maximum distance traveled by the ball from O to B, that is called the range। and the maximum height attained by the ball, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, maximum height attained by the ball is the maximum height
अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल। तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल क्या है? प्रोजेक्टाइल अगर हम लोग डेफिनेशन देखें इसको, कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? व्हेन एनी पार्टिकल is projected under the influence of gravity, under the influence of gravity, and the particles follows an oblique path, and the particles follows an oblique path. So the motion of the particle is called projectile motion. सो यहाँ पर देखिए कि कोई भी ऐसा पार्टिकल है जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड द पार्टिकल फॉलोज एन ऑब्लिक पाथ, सो द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशंस। मेरे कहने का ये मतलब है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मैंने क्यों लिया कि यहाँ पर और भी अदर फोर्सेज एक्ट कर रहा है, जैसे कि ड्रैग फोर्स हुआ, विस्कस फोर्स हुआ, बट दैट फोर्स जो है उसका इफेक्ट बहुत कम है प्रोजेक्टाइल मोशंस में। सो प्राइमरली द ग्रेविटी इज प्लेइंग ए बिगेस्ट रोल। देयर आर अदर फोर्सेस टू, इसमें और भी अदर फोर्सेस है, जैसे विस्कस फोर्स है, आपका ड्रैग फोर्सेस है, तो दोज फोर्सेस आर आल्सो रिस्पांसिबल मेकिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। But why I'm calling it under the influence of gravity? Because the gravity is primarily taking a biggest role in the projectile motions. So this is what I mean to say. So projectile motion क्या होता है कि when a particle is projected through an angle of projections, it made to follow an oblique path near the surface of the earth and follows a trajectory or a curved path along the surface of the earth, and the particle making a motion is called the projectile motions. So this is what projectile motion is. So let us now derive some certain formulas for making the projectile motions more handy. So the formulas which governs the projectile motions, let us derive those equations and try to solve a numericals to get a more idea about the projectile motions. So now let us solve certain, so how to solve a projectile motion? Let us understand. Solving projectile motions. ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है इन टू डायमेंशनल, लेट अस अंडरस्टैंड. सो वी हैव, लेट अस टेक एन एग्जांपल. Suppose we have a motions like this. This one is your x-axis and this one is your y-axis. Okay. The projectile motion is like this. If it is following in this path, so this path is called the trajectory, and this angle, it is thrown with an initial velocity. Suppose it has been thrown with u velocities and it is made with an angle of theta. Angle of projection theta से throw किया गया, and it follows these trajectories. ठीक है. So the particle will have two motions. ठीक है. The projectile, so 2d is equal to 1d plus 1d. 2d is what? A projectile motion. Projectile motion. If we split the motion, अगर हम projectile के motion को split करें, तो we'll find out कि the projectile is moving in this direction as well as in these directions. So it has x component as well as y component. So we will bifurcate the motion in one dimensional in x-axis and one dimensional in y-axis. So in x-axis, if we take, the motion will be ui, ठीक है, uix, और ये हमारा क्या हो जाएगा, vu, और दूसरा हमारा हो जाएगा uy_j. तो ये दो कंपोनेंट्स हमारा एक एक्स एक्सिस पे है और एक हमारा वाई एक्सिस पे है. सो ये दो मोशन इसको गवर्न कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशंस को.
राइट। सो अगर इसका हम लोग कंपोनेंट्स को देखें तो एक एक्स एक्सिस में मोशन हो रहा है कि वाई एक्सिस में मोशन हो रहा है। तो मैं नोमेनक्लेचर इसको फिर से बता देता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, राइट। और ये जो पाथ फॉलो कर रहा है, ये जो ओ और बी है, इसे हम लोग बोलते हैं रेंज। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ तक पहुँचे में कितना समय लग रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ओ टू बी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। और प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, रेंज हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। और इस पाथ को, ये जो पाथ फॉलो कर रहा है हमारा जो भी है पार्टिकल्स है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी, टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये जो हाइट अटेन किया जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स। तो एच मैक्स इज व्हाट? एच मैक्स इज मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। अगर हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स निकालना चाहिए, हाउ टू टेक ए कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर? अगर आपको वेक्टर्स का कंपोनेंट कैसे लिया जाता है, लेट अस अंडरस्टैंड टेकिंग द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैसे लेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, इसको हम लोग लेने के लिए सीख लेते हैं, फिर हम लोग उसको बाइफरकेट करेंगे उसके मोशंस को। सो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैसे लेंगे कि जैसे हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। हमारे पास एक मोशन है, सपोज कीजिए एक वेक्टर है जो इस दिशा में एक्ट कर रहा है। ये सपोज कि एक वेक्टर ए है और वो मेक कर रहा है थीटा एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इसका एक कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? इसका अगर हम एक एक्स कंपोनेंट निकालना चाहें तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। और ए वाई अगर निकालना चाहें वाई डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा। मेरे कहने का मतलब है ये हमारा क्या हो जाएगा? ये अगर 90 डिग्री है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा, और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। तो इस तरह से हम लोग को कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स लेना है। चलिए अब हम लोग एनालाइज करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस को। तो आप लोगों को वेक्टर्स का कंपोनेंट लेने आ गया कि अगर कोई भी वेक्टर्स आपका मेकिंग एंगल थीटा बना रहा है तो उसका एक प्रोजेक्शन ए कॉस थीटा होगा, दूसरा प्रोजेक्शन ए साइन थीटा होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ए एक्स एंड ए वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एनालिसिस करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस का। तो ये हमारा एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जैसे कि अब हम इसमें लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसके हम लोग मोशंस को एनालाइज करते हैं। सपोज कीजिए इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है और ये इनिशियल वेलोसिटी यू से मूव कर रहा है। तो इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल में यू कॉस थीटा हो जाएगा और एक कंपोनेंट हमारा यू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। एक्स डायरेक्शंस में इसका प्रैक्टिकली देयर इज नो मोशन, इसका जो भी हो रहा है हवा में हो रहा है, तो उसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे, इस हवा के मोशंस को हम लोग एनालाइज करेंगे। तो ये पार्टिकल जैसे मूव करेगा तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? यू कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, और इसका ये वाला प्रोजेक्शन यू हो जाएगा।
जब ये पार्टिकल्स यहाँ पर रीच करेगा इस पॉइंट पर, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट केवल रहेगा u cos थीटा, और u sin थीटा इसका नहीं रहेगा, और ग्रेविटी जो होगा वो ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है, ग्रेविटी। और इसका uy जो कंपोनेंट है, vy कंपोनेंट, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर से इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा से स्टार्ट हुआ, एंड दैट वेलोसिटी इज आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स vy, और यहाँ पर फाइनल पॉइंट जब मैक्सिमम हाइट पर जब रीच करता है तो उसका वेलोसिटी 0 होता है, तब वो वहाँ से मोशन का डायरेक्शन चेंज करता है। जैसे आप बॉल को थ्रो करते हो, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे आप बॉल को इस तरह से पेन को थ्रो करते हो, तो पेन कब तक चलेगा, ये पेन जब तक चलेगा ऊपर, जब तक इसका वेलोसिटी ऊपर में 0 ना हो जाए। वंस द वेलोसिटी इज 0 ट्राइज टू रिटर्न बैक। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी वैसे होता है कि जैसे ये प्रोजेक्टाइल ऐसे फॉलो कर रहा है, एंड आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी एट सर्टेन पॉइंट उसका 0 होता है, इट ट्राई टू रिवर्स इस डायरेक्शन, इस तरह से रिवर्स करता है, ठीक है। दिस इज हाउ द वेलोसिटी बिकम 0, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी 0 होने का रीजन यही है। फिर आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम इट ट्राइज टू रीच दिस मोशन, u cos थीटा विल रिमेन सेम, और यहाँ पर ये कंपोनेंट फिर से बढ़ना चालू हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट यहाँ से रीच होने के बाद ये यहाँ u cos थीटा पे u sin थीटा इस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है। ये हमारा कंपोनेंट u cos थीटा, और ये u sin थीटा फाइनली हो गया u sin थीटा, और उसका एक कंपोनेंट आपका u इधर हो जाएगा। इस तरह से हमारा मोशन चेंज हो रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग vy डैश बोल देते हैं, वो बेटर रहेगा। कुछ vy डैश ले लेते हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम इसका वेलोसिटी कुछ होने वाला है, इट इज बेटर कॉल्ड एज u। इस तरह से हमारा ये कंपोनेंट बिगड़ेगा, इस तरह से, ठीक है। वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर, इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0, फिर इंक्रीज करने जाएगा, फिर फाइनली इट इज u sin थीटा। तो इस तरह से हमारा ट्राइजेक्ट्री फॉलो करेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा, फाइनल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशंस का ट्राइजेक्ट्री में चेंज होता रहेगा। तो uy जो कंपोनेंट है, दिस इज द uy कंपोनेंट, इट इज गोइंग टू चेंज थ्रू द एंटायर मोशन, एंड u cos थीटा इज गोइंग टू रिमेन सेम, जिसको हम लोग ux बोल रहे हैं। दिस कंपोनेंट इज गोइंग टू रिमेन सेम। बाकी uy जो कंपोनेंट है वो vy बनेगा, फिर फाइनली 0 होगा, फिर आफ्टरवर्ड्स इट ट्राई टू इंक्रीज एंड फाइनली रीचेज द पॉइंट u sin थीटा। तो ये जो हाइट है, दिस हाइट इज द मैक्सिमम हाइट, जिस पॉइंट पर आपका प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है, वेलोसिटीज है, वो 0 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक रीच करने में जो प्रोजेक्टाइल को टाइम लगेगा वो उसको बोलेंगे t/2, और यहाँ से यहाँ तक रीच करने में जो टाइम लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे t=t। और t क्या है हमारा, t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से इस पॉइंट से रीच करने में यहाँ तक जो समय लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। और ओ से लेकर, अगर हम इसको ओ बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं, तो टोटल मोशन को कवर करने में उसको लगेगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज t=t। तो ये हमारा नोमेनक्लेचर्स है फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्टाइल मोशंस। अब इसमें कुछ फॉर्मूलाज, अगर आपको हम एक चीज़ और बताना भूल गए कि इसका जो मोशन होगा, अगर हम लोग जो मोशन अगर अप साइड लेंगे तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और नेगेटिव वाला डाउन साइड लेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। यहाँ पर एक्सेलरेशन इज ग्रेविटी, इस पॉइंट पर नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हर एक पॉइंट पर आपका ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, हर एक पॉइंट की तरफ आपका ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और वो ट्राई टू ब्रिंग द प्रोजेक्टाइल टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। उसका काम ही है कि प्रोजेक्टाइल को अपनी तरफ खींचना, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। आप पॉजिटिव भी ले सकते हो साइन कन्वेंशन नीचे वाले मोशंस को, ऐसा कुछ नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू चूज। लेकिन आपको यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना पड़ेगा साइन कन्वेंशन में। इफ यूनिफॉर्मिटी इज नॉट मेंटेन देन आंसर विल नॉट कम, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव आपको ले रहे हो तो इट शुड रिमेन थ्रू द एंटायर प्रॉब्लम्स सॉल्विंग टाइम, ठीक है। फॉर ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम यू आर टेकिंग अपसाइड एज पॉजिटिव, so it should remain consistent throughout the problems. So it all depends on your. So let us derive certain expressions. पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं for calculation of maximum height. Calculation of maximum height attained by projectile. Attained by
प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इसे सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वो। तो चलिए फिर से हम मोशंस को एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे। ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्टाइल। ये इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। एक कंपोनेंट इसका हो जाएगा ux, क्योंकि u cos थीटा होगा, और एक कंपोनेंट uy होगा, इसको हम लोग बोलेंगे u sin थीटा। हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना, मैक्सिमम हाइट, जिसको हम लोग बोलेंगे hm, h max। हम लोगों को h max निकालना है। तो अगर हम इसका x और y डायरेक्शन में इसका मोशन को एनालाइज करें, x एंड y डायरेक्शंस में मोशंस को एनालाइज करें, व्हाट वी ऑब्जर्व, हम लोग ऑब्जर्व ये करेंगे कि ux जो हमारा क्या हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा, uy हमारा क्या हो जाएगा, u sin थीटा। ठीक है, ux हमारा क्या हो जाएगा, u cos थीटा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल जब यहाँ पर मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा प्रोजेक्टाइल, तो इसका ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो अगर हम लोग ग्रेविटी का बात करें इन द एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकली देयर इज नो मोशन इन द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में तो जीरो हो जाएगा। हमारा वर्टिकल मोशन है, तो इसमें तो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा क्या है, पूरा इंटायर मोशंस में, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा क्या हो जाएगा, ए वाई में माइनस जी हो जाएगा। और फिर हमारा अगर हम लोग देखें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल करने में डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्स इज इक्वल टू आर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन इज जीरो, क्योंकि प्रोजेक्टाइल जहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है एंड ट्राइज टू रीच एट हियर, सेम पोजीशन पर रीच कर रहा है। ठीक है, पोजीशन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, लेकिन एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, वो है रेंज के बराबर, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। ठीक है, ये रेंज के बराबर है। टाइम तो यहाँ पर भी टी लग रहा है, यहाँ पर भी टी लग रहा है। तो समझ गए कि हमारा यू एक्स कॉम्पोनेंट है, एक एक्स कॉम्पोनेंट में यू कॉस थीटा इधर ऐड कर रहा है और यू वाई साइन थीटा इधर ऐड कर रहा है, और एक्स डायरेक्शंस में कोई मोशन नहीं है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, एक एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन हमारा वर्टिकल मोशंस में, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है, तो इसमें हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा, और ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। और फिर हमारा एक्स डायरेक्शन में जो रेंज ट्रैवल कर रहा है वो आर है, लेकिन वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है, क्योंकि पार्टिकल जहाँ से स्टार्ट हुआ वो इसी फाइनल पोजीशन पर रीच कर गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम हो गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया, तो इसीलिए ये जीरो हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी टी। तो समझ गए, क्योंकि हमारा एक्स डायरेक्शन में हमारा कोई चेंजेस इन वेलोसिटी नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने एक्सेलरेशन को जीरो माना। और वाई डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है कि वेलोसिटी एट वी पॉइंट हमारा जीरो हो रहा है, और वेलोसिटी हमारा हमेशा क्या हो रहा है, घटने की तरफ चल रहा है, फिर यहाँ पर बढ़ने की तरफ चल रहा है। तो हमारा वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन हमारा चेंज हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, इसलिए एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज माइनस जी एंड एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो, बिकॉज क्योंकि यू एक्स कॉस थीटा इज इंटायरली गोइंग टू रिमेन सेम, यहाँ पर यू एक्स कॉस थीटा, यहाँ पर भी यू कॉस थीटा, इट इज इंटायरली थ्रू आउट द मोशन इट रिमेन सेम, और यहाँ पर हमारा ये धीरे धीरे वी वाई कॉम्पोनेंट बढ़ता चलेगा एंड वी वाई एंड फाइनली इट रीचेज हियर, और ये हमारा यू कॉस थीटा हो जाएगा और ये हमारा यू साइन थीटा हो जाएगा, एंड फाइनली द प्रोजेक्टाइल विल फॉलो दिस मोशन। तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जीरो होने का रीजन यही है, क्योंकि यू कॉस थीटा इज इंटायरली गोइंग टू रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन, लेकिन यू साइन थीटा इज going to change from point to point, from depending on the height attained by the projectile. So acceleration due to gravity is basically acting to reduce the velocities of the projectile in the vertical direction, इसलिए acceleration due to gravity act कर रहा है। तो let us derive an expression for the maximum height attained by the projectile। तो हम लोग सबसे पहले maximum height निकालते हैं projectile का।
तो सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का वो इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं जिससे हमारा हाइट निकल जाए। जैसे कि वी वाई अगर हम लेते हैं, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2g h। अगर आप लोग एच मैक्स निकालना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर अगर आप एनालाइज करो कि v हमारा क्या होने वाला है, वी वाई अगर इस पॉइंट पर देखो मैक्सिमम हाइट पर हमारा क्या होगा, वी वाई 0 होगा, तो हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे 0 स्क्वायर, और यू वाई हमारा क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh मैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2gh मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, h मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, इसको हम लोग बोलेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ, सबसे पहला एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो ये एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, h मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब हम लोग चलते हैं फॉर डिराइविंग टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट किसको बोलते हैं कि प्रोजेक्टाइल यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड फाइनली इट रीचेज हियर, तो उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा वो निकालना है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें इस पॉइंट तक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज व्हाट, t इज इक्वल टू टी बाई 2। अगर यहाँ पर देखें इस पॉइंट पर, तो t इज इक्वल टू टी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ से यहाँ तक के मोशंस को एनालाइज करते हैं, यहाँ से यहाँ तक के मोशंस को एनालाइज करते हैं और टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने का प्रयास करते हैं। तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, तो हम लोग यूज़ करते हैं वही यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। वी वाई क्या हो जाएगा हमारा, इस पोजीशन पर देखिए वी वाई 0 होने वाला है, यू वाई हमारा यू साइन थीटा है, और माइनस जी टी के यहाँ पर हम लिख सकते हैं टी बाई टू लिख दिया। तो अब हम लोग टी के लिए सॉल्व करते हैं, तो जी टी बाई टू इज इक्वल टू यू साइन थीटा, तो टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द एंटायर मोशन निकाल दिया। फिर हम लोग चलते हैं रेंज निकालने के लिए। रेंज कैसे निकलेगा, एक्स डायरेक्शन में निकलेगा, ये इस डायरेक्शन में रेंज निकलेगा। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल में तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, वर्टिकल में पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया फिर यहीं पर रीच कर गया, तो देयर इज नो नेट डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली अ रेंज। तो हम लोग को रेंज निकालना है। चलिए रेंज निकालते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेंज। कैलकुलेशन ऑफ रेंज, रेंज निकालने का क्या तरीका, हमारे पास भाई नॉन एक्सेलरेटेड मोशन के लिए क्या होता है, d इज इक्वल टू क्या होता है v इंटू टी। ठीक है, d हमारा क्या रेंज है, v क्या है हमारा u cos थीटा बेसिकली रिस्पॉन्सिबल, t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, पुट कर दीजिए। तो u cos थीटा, t की जगह पे क्या लिखेंगे 2u साइन थीटा बाई जी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट, यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, क्योंकि साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हम लोग पुट कर रहे हैं इस फॉर्मूला में। ठीक है, यहाँ पर पुटअप करने के बाद हमारा ये इक्वेशंस आ गया। अगर हमको मैक्सिमम निकालना, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, तो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम रेंज के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा को 1 करना पड़ेगा, साइन 2 थीटा को 1 करना पड़ेगा। साइन 2 थीटा 1 किसके लिए होगा, साइन 90 के लिए। 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाई 2, सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, यानी कि 45 डिग्री पर आपको प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करना है फॉर गेटिंग ए मैक्सिमम रेंज। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका अगर प्रोजेक्टाइल है, ये आपका प्रोजेक्टाइल है, आप इसको प्रोजेक्ट कर रही हो
प्रोजेक्ट कर रहे हो इस तरह से, ठीक है। इसका जो एंगल ऑफ फ्लाइट है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, वो 45 रखने से आपका ये जो रेंज आएगा, आपका जो ये रेंज आएगा वो मैक्सिमम रेंज होगा, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए हम लोगों को थीटा को 1, तो फॉर आर मैक्स के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी, और ये हमारा फॉर्मूला है आर का। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें बोल रहा है क्या कि आपके पास एक बॉम्ब है, एक बॉम्ब इज फायर्ड फ्रॉम ए कैनन, तोप से निकाला गया विद ए वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकंड मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। जी का वैल्यू आपको रेड लेना, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। टोटल टाइम ऑफ इट्स मोशन विथ, पहले हम लोग क्या करते हैं, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। तो ये हमारा तोप है, सपोज कि ये तोप है, कैनन है, ये तोप इस तरह से, तोप हमारा इस तरह से कैनन, ठीक है, इस तरह से कैनन है हमारा, ये हमारा कैनन है। ये क्या हो रहा है कि बॉम्ब को इस तरह से फेंक रहा है, ठीक है, बॉम्ब को इस तरह से फेंक रहा है, और ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन को कर रहा है, इस तरह से, ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, यहाँ पर टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ से टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट के लिए हमारा ये है मैक्सिमम हाइट, ये है प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट है। इस मैक्सिमम हाइट में तो प्रोजेक्टाइल हमारा कितना ट्रैवल करेगा, इतना डिस्टेंस ट्रैवल, इतना हाइट ट्रैवल करेगा, और कितना टाइम लगेगा, तो टाइम जो होगा हमारा t/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को बेसिकली क्या निकालना है, t = t/2 निकालना है। तो t/2 क्या होता है हमारा, 2u sin θ/g, देख लेते हैं हमारा क्या है, t = 2u sin θ/g, t/2 निकाला था, u sin θ/g करना होगा। तो यहाँ पे करेंगे u sin θ/g, u का वैल्यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना दिया हुआ है, कितने 1000 मीटर पर सेकंड से, तो ये कितना प्रोजेक्शन है, 1000 मीटर, u का वैल्यू हमारा 1000 मीटर पर सेकंड, और थीटा का वैल्यू ये है हमारा। तो u = 1000 रखेंगे, साइन थीटा के पास sin 30 और 9.8 रखेंगे, ठीक है, 9.8। छोड़िए, इसको हम लोग 10 बना देते हैं, इसको 10 बना लीजिए, ठीक है। जेई मेन और नेट में आपको 10 से ही दिया रहेगा, ये 10 रहेगा, ठीक है, इसको 10 कर लीजिए। तो फाइनली हम लोग इसमें यहाँ पे पुटअप कर देंगे 10 पुटअप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 10, तो ये हो गया खत्म। तो 100 इंटू साइन 30 कितना, 1/2, तो दैट इज 50 सेकेंड्स, ठीक है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है, दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कि टोटल टाइम ऑफ इट्स मोशन, यहाँ से यहाँ तक रीच करने में t/2 लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक रीच करने में कितना समय लगा, t = t रखेंगे, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि t कितना हो जाएगा, 50 × 2 कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक रीच करने में आपको 50 सेकेंड्स लगा, तो यहाँ से यहाँ तक रीच करने में कितना लगेगा, 50 × 2 100 सेकेंड्स, ठीक है। तीसरा सवाल हमारे पास ये है कि विथ व्हाट स्पीड विल द बॉम्ब हिट द ग्राउंड, विथ व्हाट स्पीड विल द बॉम्ब हिट द ग्राउंड एंड व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन व्हाइल हिटिंग, किस वेलोसिटी से बॉल हिट करेगा ग्राउंड को। यहाँ पर देखिए प्रोजेक्टाइल में हम लोगों ने पहले भी एनालाइज किया था, इसमें देखिए कि यहाँ जो हिटिंग है, ये हिटिंग हमारा सेम है एज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल प्रोजेक्शन, और जिसका वर्टिकल कंपोनेंट भी सेम है, इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी सेम है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट भी सेम है। तो वेलोसिटी इज गोइंग टू रिमेन सेम व्हाइल इट हिट्स द ग्राउंड। तो लिखेंगे क्या कि विथ व्हाट स्पीड बॉम्ब विल हिट द ग्राउंड एंड व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ मोशन व्हाइल हिटिंग, द डायरेक्शन ऑफ मोशन विल रिमेन सेम एंड द वेलोसिटी इज गोइंग टू रिमेन सेम, ठीक है। सो स्पीड ऑफ हिटिंग विल रिमेन सेम, स्पीड ऑफ हिटिंग will remain same, that is 1000 meter per second, and
and angle of hitting with respect to horizontal, angle of hitting will remain same. Angle of hitting or direction is going to remain same, that is 30 degree. 30 डिग्री, ठीक है. तो हमारा सेम रहने वाला है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा वो u वेलोसिटी से रहेगा, दैट इज 100, और इसका डायरेक्शन में जो मोशन होगा यहाँ पे वो थीटा ही होगा, दैट इज 30 डिग्री. ठीक है. व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉम्ब. तो मैक्सिमम हाइट को निकालने का तरीका देखिए, एच मैक्स. एच मैक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखिए फॉर्मूला ड्राइव किया हम लोगों ने, क्या है, एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. ठीक है. यू स्क्वायर कितना है हमारे पास, 1000 का स्क्वायर, साइन 30 यानी कि साइन 30 का स्क्वायर, 2 इंटू 10 कर देते हैं, तो 1000 इंटू 1000 यानी कि 1000 इंटू 1000, साइन 30 का 1/2 लिखते हैं तो 1/4 हो गया. यहाँ पर 2 इंटू 10 कर दिया, ये 0 उड़ गया, इसको कर दिया 425 से, इसको कर दिया 500 से, 1250 मीटर, 12500 मीटर. तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट अटेंड होगा. तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा, 12500. तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कैनन द बॉम्ब विल हिट द ग्राउंड. तो ये आपको रेंज निकालने के लिए बोला जा रहा है. तो रेंज हम लोग का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रेंज. तो मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेंज. मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब होता है रेंज. तो रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 स्क्वायर, साइन 2 थीटा को क्या लिखेंगे, साइन 60, और जी को लिखेंगे 10. साइन 60 का वैल्यू आप पुट करिए, 1000 इंटू 100. इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी फॉर क्विक आंसर. एक मिनट, इसको कैलकुलेट करके हम डालते हैं. इसका आंसर आएगा 8. साइन 60 को क्या लिखेंगे, √3/2. इसको लिखेंगे क्या, 8660.2 मीटर. तो इस तरह से हम लोगों का प्रोजेक्टाइल का सवाल बनता है. चलिए हम लोग देखते हैं कि जेई मेन और नेट में किस तरह का सवाल बनता है. ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चंस की तरफ. हम लोगों को बोला जा रहा है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंसेस इट क्रॉसेस हाफ द मैक्सिमम हाइट, दैट इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड यू एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. तो ये बेसिकली बोल क्या रहा है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम ये बोल रहा है कि आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है. ठीक है, इस तरह का प्रोजेक्टाइल है आपके पास. ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल आपके पास है, ये एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ये इसका मैक्सिमम हाइट है, एच मैक्सिमम. ये बोल रहा है कि जब ये पार्टिकल फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिटवीन द इंस्टेंटेनियस क्रॉसेस हाफ द मैक्सिमम हाइट. ये इसका हाफ द मैक्सिमम हाइट है. ठीक है, ये h/2 है, ये भी h/2 है, h/2. ठीक है, तो ये इसका मैक्सिमम हाइट है, हाफ द मैक्सिमम हाइट है. इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इन द टू इंस्टेंसेस. हम लोगों को पता है कि प्रोजेक्टाइल का जो इनिशियल वेलोसिटी वो कितना है, वो u है, और ये cos थीटा है हमारा, ये थीटा है हमारा, तो ये u cos थीटा हो जाएगा और ये u sin थीटा हो जाएगा. वर्टिकल कंपोनेंट इज गोइंग टू चेंज बट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज गोइंग टू रिमेन सेम. तो u cos थीटा यहाँ पर भी होगा, u cos थीटा यहाँ पर भी होगा. हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट, सॉल्यूशन देखिए. एवरेज वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ठीक है,
टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखो वाई डायरेक्शन में, प्रोजेक्टाइल का ये हाफ द मैक्सिमम हाइट है, ये हाफ द मैक्सिमम हाइट है। तो प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल मोशंस जो है आपका, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है, क्योंकि पार्टिकल का सेम हाइट रीच हो रहा है। नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 है ना। लेकिन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आप देखो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज चेंजिंग फ्रॉम इसका वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो 0 हो जाएगा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा वर्टिकल डायरेक्शंस में। लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल्स में। पहले इनिशियली पार्टिकल यहाँ पर था, फिर पार्टिकल यहाँ पर, फाइनल मतलब इनिशियली डिस्प्लेसमेंट ये हुआ पार्टिकल्स का, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहे तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा u cos थीटा प्लस u cos थीटा। ठीक है, या तो अब यहाँ पर देखो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हैं एक्स डायरेक्शन में, टोटल टाइम को डिवाइड कर दो, या तो आप देखो इस कंपोनेंट को u cos थीटा और एक u cos थीटा है, ये दो कंपोनेंट हमारा वर्क कर रहा है हमारे एंटायर मोशन में, तो हम लिखेंगे u cos थीटा एवरेज वेलोसिटी u cos थीटा बाय 2। तो ये फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2u cos थीटा बाय 2, 2u cos थीटा बाय 2। तो फाइनली हमारा हो जाएगा u cos थीटा। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हो कि नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक निकाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा है यहाँ से यहाँ तक का रीच करने का, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम करके आपका फाइनली यही आंसर आने वाला है। क्योंकि आपका वेलोसिटीज आपको तो मिल ही गया ना, वेलोसिटीज यहाँ पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी तो पूरा कांस्टेंट है, तो नेट एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इस दोनों का एवरेज निकाल दो, ये भी है, शॉर्टकट से आप चल जाओ। ठीक है, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रॉब्लम्स को देखिए कि एक पार्टिकल है जो कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है विद ए स्पीड ऑफ 10√2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द टाइम एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल बिकम √25 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इस प्रॉब्लम्स को देखिए। तो बेसिकली एक प्रोजेक्टाइल है आपका, ये है प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल आपका इस तरह से मोशन कर रहा है, ये प्रोजेक्टाइल है। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस का कितना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये है u। ए पार्टिकल विद स्पीड ऑफ कितना 10√2, ये है 10√2 मीटर पर सेकेंड, प्रोजेक्टेड विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with the horizontal. Find the time when the particle speed becomes √25. सपोज कि ये मैक्सिमम हाइट अटेंज है, किसी एक पॉइंट पर आप कंसिडर कर लो कि यहाँ पर हो सकता है कि इसका जो वेलोसिटी होगा वो 5√5 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 5√5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका हम लोग हॉरिजॉन्टल अगर कंपोनेंट निकालें, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो 10√2 cos 45 और इसका लिखेंगे तो 10√2 sin 45। तो जब इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट, 10√2 cos 45 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10√2 cos 45 1/√2, ये खत्म 10 मीटर पर सेकेंड इन द एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10√2 इंटू 1/√2, ये √2 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस पॉइंट पर आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन सेम, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। आपका वर्टिकल कंपोनेंट भले ही चेंज होगा। ठीक है, ये थीटा है, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पर थीटा मेकिंग एंगल विद द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पर जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो थीटा है। तो अगर हम लोग को वी वाई कंपोनेंट यहाँ से मिल जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं कि फाइंड द टाइम विद द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। हम लोग को टाइम निकालना है तो हम लोग फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस का लगा करके वी वाई हम लोग को पता चल जाएगा, यू वाई हम लोग को पता है ही है, तो फिर उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम को हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर हम लोग वी वाई वेलोसिटीज निकालते हैं। इस वी वाई वेलोसिटी को कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा वेलोसिटीज है, ये जो हमारा वेलोसिटी है, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे 5√5 cos थीटा इज इक्वल टू 10 होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज गोइंग टू रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन। यहाँ पर भी आप ले लो, यहाँ पर भी ले लो, सब तरफ सेम होने वाला है, सिर्फ वर्टिकली आपका वैरी करेगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होता है। यहाँ पर हाइट मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो 5√5 इज cos 45, तो इसको cos
5√5 cos थीटा इजकल टू 10, तो cos थीटा इजकल टू 5√5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 2 ज़ा 10, 2/√5 हो गया, ठीक है, 2/√5, 2/√5, 2/√5 निकाल लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर एक वी जो कंपोनेंट है, वी कंपोनेंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू 10 साइन थीटा, थीटा। तो अब हम लोग को पता चल गया कॉस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। देखिए ये कंपोनेंट है, ये हम अगर पैथागोरस लगाएं तो ये 90 है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज 2 और ये √5 हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको x ले लेते हैं, x² + 2² इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा अगर हम लोग निकालना चाहें यहाँ से, साइन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, 1/√5, ये थीटा है तो 2√5, तो 10 × 1/√5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√5 हो गया। तो वी कंपोनेंट हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर इसका निकालेंगे ना वी कंपोनेंट का, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ना हो जाएगा 5√5 साइन थीटा हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 5√5 साइन थीटा, तो साइन थीटा आपका कितना है 1/√5, तो 5√5 × 1/√5 कीजिएगा, तो ये √5 कैंसिल, 5 मीटर/सेकेंड आपका वी निकल गया। तो इस पॉइंट पर आपको जहाँ पर वेलोसिटी 5√5 मीटर/सेकेंड हो रहा है यहाँ पर, तो इसमें कितना टाइम लगेगा वो आप निकाल सकते हो आराम से, आप यूज़ कर लो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो Vy² इज इक्वल टू Uy² प्लस AYT। Vy हमारा नीचे की तरफ ऐड कर रहा है, नीचे वाले को हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव, और ऊपर वाले को हम लोग लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारा साइन कन्वेंशन है फॉर एंटायर कैलकुलेशंस। तो Vy हमारा नीचे की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा -5, हम लोग को एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी भी है, Uy भी हम लोग को पता, सो यहाँ पर Vy इज इक्वल टू ये नहीं, तो Vy इज इक्वल टू ये, Vy हम लोग को पता है नीचे की तरफ है, तो ये कितना हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा -5, और ये Uy कितना हो जाएगा, Uy हमारा 10 हो जाएगा, क्योंकि वो ऊपर की तरफ है, देखो Uy हमारा ऊपर की तरफ है, ये है Uy और ये हमारा Ux, तो Uy हमारा ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करता है, तो 10 हो गया, इंटू t निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, 10 - 5 - 10 इज इक्वल टू -10t, तो ये 15 हो जाएगा, 15/10 दैट इज t, ये खत्म, t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड्स। तो यहाँ तक रीच करने में इसको 1.5 सेकेंड्स होगा, लगेगा, जहाँ पर इसका वेलोसिटी यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब ये वेलोसिटी √5 मीटर/सेकेंड, तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा 1.5 सेकेंड्स हो जाएगा। तो इसी तरह अगर हम सिमेट्री देखें इस पॉइंट पर, इसका सिमेट्री तो यहीं पर है ना, सिमेट्री यहाँ पर है, ठीक है, इस पॉइंट पर भी आपका वही होने वाला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए आपका वेलोसिटी क्या होगा वो निकालना होगा आपको। आप वेलोसिटी देखिए क्या होने वाला है, इस पॉइंट पर आप देखिए, ठीक है, इस पॉइंट को आप एनालाइज कीजिए, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होने वाला है, यहाँ पर ये वेलोसिटी आपका 5√5 मीटर/सेकेंड होगा, इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल 10 मीटर/सेकेंड होगा जो इस तरफ होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर आपका कितना निकला था, ये 5 मीटर/सेकेंड है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली 5 मीटर/सेकेंड ऊपर की तरफ होगा। तो इससे अगर हम लोग आप निकालना चाहो टाइम को, तो उससे भी निकल जाएगा। तो नाउ हियर इन दिस केस, यहाँ पर इसको पॉइंट ए ले लीजिए और इसको पॉइंट बी ले लीजिए। तो पॉइंट बी पर आपने निकाला ये, एट पॉइंट बी, ठीक है। एट पॉइंट ए पर आप निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे, देखो एट पॉइंट ए पर, तो यहाँ पे क्या होगा, Vy इज इक्वल टू Uy प्लस AT इनके AYT।
वी वाई ऊपर की तरफ है 5 मीटर पर सेकेंड, हम लोग ऊपर वाले को पॉजिटिव लेंगे। यू वाई हमारा क्या है 10 है, ए वाई हमारा तो नीचे ही होगा, उसको माइनस लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा -10t, तो वो उधर गया, तो 5 + 5 - 10 = -10t, तो ये -5 हो जाएगा, तो -10t हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, t = 0.5 सेकेंड्स। तो हमारे पास दो आंसर हो सकता है, एक 3.15 सेकेंड्स, t = 0.5 सेकेंड, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा सिमेट्रिकल मोशन है, तो जितना चार्ज समय यहाँ पर लगेगा, जितना जो मोशन यहाँ पर होगा वो मोशन यहाँ पर भी होगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप ले लो तो सेम ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगा, क्योंकि इसमें सिमेट्री है। तो आपका सिमेट्री के कारण यहाँ पर 2 टाइम होगा, ठीक है। पार्टिकल्स यहाँ पर रीच होने में इसको 1.5 सेकेंड्स लगा, यहाँ पर पार्टिकल्स को 0.5 सेकेंड्स लगा। तो आपका जेईई मेन में 2 आंसर्स था इसका, तो इसका दोनों आंसर्स है 0.5 सेकेंड्स और 1.5 सेकेंड्स। तो ये जेईई मेन का प्रॉब्लम है। ईयर मुझे याद नहीं है कि कौन से ईयर का है, जेईई मेन का ही है, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम को देखिए। इस प्रॉब्लम में बोला जा रहा है, ये जेईई एडवांस का प्रॉब्लम है। देखिए जेईई एडवांस 2018 में पूछा गया ये प्रॉब्लम है। तो मैं ये आपको फील दिला रहा हूँ कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आपका जेईई एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ठीक है। कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्लास को अच्छे से फॉलो कर रहे हो और उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पा रहे हो, तो आप जेईई एडवांस के भी क्वेश्चंस को आराम से हल कर सकते हो। इसमें आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। बस आपके जो सर हैं उसको फॉलो कीजिए। जैसे आप मेरे पास पढ़िएगा तो मैं आपको उस तरह से ट्रेन करूंगा कि आपको जेईई एडवांस के भी क्वेश्चंस को हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को देखिए, ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि एक बॉल है which is projected from the ground at an angle of 45 degree with the horizontal surface. It reaches a maximum height of 120 meter, returns to the ground. Upon hitting the ground for the first time, it loses half of its kinetic energy. Immediately after the bounce, the velocity of the ball makes an angle of 30 degree with the horizontal. The maximum height it reaches after the bounce. तो ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि प्रॉब्लम को डिकोड करते हैं कि प्रॉब्लम ये बोलना चाह रहा है कि जैसे कि ये बॉल है आपका, यहाँ से ये आपका प्रोजेक्टाइल हिट कर रहा है, इस तरह से बॉल आपका हिट कर रहा है। ये बॉल यहाँ से प्रोजेक्ट हुआ है, ये हिट करने के बाद ये मैक्सिमम हाइट अटेन किया है, ये मैक्सिमम हाइट अटेन किया है। दिस मैक्सिमम हाइट इज एक्चुअली गिवन 120 मीटर, ठीक है। फिर ये बाउंस यहाँ से जब ये हिट करता है तो हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, और उसके बाद ये बॉल किसी वेलोसिटी v से मूव करता है, ठीक है, मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये लिखा हुआ है ये बात, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आफ्टर द बाउंस द वेलोसिटी ऑफ द बॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस आफ्टर द बाउंस। तो इसके जब ये हिट करता है तो इसके बाद ये मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करता है, तो दिस हाइट वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड। तो ये मैक्सिमम हाइट हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखें कि इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है। द बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रीचेस मैक्सिमम हाइट एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड। तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसका 45 डिग्री है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट का हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का यूज करते हैं एंड लेट अस कैलकुलेट द वेलोसिटी। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला है, एच मैक्स इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखें एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो एच मैक्स हमारे पास कितना है 120 मीटर, और यू स्क्वायर हम लोगों को निकालना है। ये यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, ये यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, तो यू स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन 45 का स्क्वायर 2 इंटू 10 कर देते हैं। जी को हम लोग 10 रखेंगे फॉर जेईई एडवांस, जेईई मेन एंड नेट क्वेश्चन, और बोर्ड के लिए हम लोगों को 9.8 लेना है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी गेट, साइन 45 इज 1/√2, तो 1/√2 इज 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 120। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 120 इंटू 2 इंटू 2 4 40 दैट इज 4800 व्हाट वी आर गेटिंग हियर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को कैलकुलेट कर लिया यू स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ ये बोलता है कि हाइट एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड अपॉन हिटिंग द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट लूजेस हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना था, यू स्क्वायर था, यहाँ यू स्क्वायर था, इसका बाद इसने फाइनल वेलोसिटी कितना अटेन किया, वी स्क्वायर।
तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ, तो इट लूजेज हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर बोल रहा है प्रॉब्लम में। तो जैसे ये बॉल हिट करता है, इसने अपना यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को खो देता है। यहाँ पर जैसे बॉल हिट करता है तो ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v हो जाएगा वेलोसिटी, और उसके बाद ये इसने अपना हाफ काइनेटिक एनर्जी को लूज कर दिया। तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ mu स्क्वायर, क्योंकि अपना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को लूज कर दिया है। तो ये हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, हाफ हाफ उड़ गया, ठीक है, और हमारा मास भी उड़ गया, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2 आ रहा है। तो u स्क्वायर हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है, 4800 बाई 2 दैट इज 2400, ठीक है। 2400 हमारा v स्क्वायर आ गया, ठीक है, v स्क्वायर हमारा 2400 आ गया। जब हमें वेलोसिटी पता चल गया तो हम लोग मैक्सिमम हाइट आराम से निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम हाइट निकालने का क्या फॉर्मूला है, मैक्सिमम हाइट सेकेंड केस के लिए, इसको हम लोग सेकेंड केस ले लेते हैं, ताकि आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट फॉर द सेकेंड केस। तो मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो u स्क्वायर इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो ये v स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। v स्क्वायर इज व्हाट 2400, और ये थीटा एंगल कितना है हमारा 30 डिग्री है। ये थीटा एंगल कितना है हमारा 30 डिग्री है, 30 डिग्री। यहाँ पर 30 डिग्री को पुट अप कर देंगे तो व्हाट वी गेट, सो साइन 30 इज 1/2 का स्क्वायर 2 इंटू 10, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, फाइनली व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 120। तो 120 divided by 4 that is 30. So 30 meter is the maximum height attained by the projectile after hitting the ground. So this is what the 30 meter is. So this is how the problem of JEE Advanced is solved. ठीक है, कि बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका टाइट है, आप किसी कॉन्सेप्ट को लिंक कर सकते हो आराम से, तो यू आर एबल टू क्रैक JEE Advanced. That is not a big deal. ठीक है, the most important thing is that the concept building is very important. ठीक है, तो this is for the session of projectile motion. In the next lecture 2 we are going to learn about trajectory, equation of trajectory, and some numericals related to it, and the cases of equal range, and finally we will be learning a projectile motion in a vertical plane. So with this I am going to close the session. So thank you so much student for watching my videos, and please सब्सक्राइब माई चैनल। और जो भी इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट जो पढ़ाई करने के लिए JEE मेन के लिए, नीट के लिए, क्लास 11-12 के लिए, और बेसिक बिल्डिंग से आपको पढ़ना है फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो प्लीज़ कांटेक्ट मी। आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आप हमें मेल भी कर सकते हैं, आप हमें फ़ोन कॉल्स भी कर सकते हैं। तो आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।